हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। साथ साथ इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन करना या समाकलन करना कल आपको बताया गया था, जिसमें हमने लास्ट में निकाला था स्थिरांक या वेग स्थिरांक के इक्वल टू यक्स अपान टी के, जहाँ पे यक्स जो था वह पदार्थ की जो है या आपके जो है अभिकारक पदार्थ की सांद्रता थी तथा टी जो है वह आपका क्या था, समय था। आज आपका अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कल आपकी थी शून्य कोटि की अभिक्रिया, आज है आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपके क्या है कि जब हम इसका डिफिनीशन करेंगे तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता की गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कही जाती है। फिर से देखें, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग यानी आर या रेट अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके जो है कोई भी अभिक्रिया चल रही है, उस अभिक्रिया के चलने में चाहे रिएक्टेंट जो है वह एक हो या रिएक्टेंट जो है वह दो टाइप के हों या रिएक्टेंट जो है तीन टाइप के हों, अगर उनकी घातों को हम आपस में जोड़ें और जोड़ने पर उसका मान जो है वह केवल एक प्राप्त हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो है डिफिनीशन के अनुसार रेट या अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए की पावर 1, या इसी को हम कह सकते हैं रेट इक्वल टू आपका वेग स्थिरांक के, या एक स्थिरांक आपको मिल गया के एक्टिव मास ए की पावर 1। तो या इस प्रकार से यह आपका क्या मिल गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको जो है एक समीकरण मिल गया या मान मिल गया, जिसमें केवल एक रिएक्टेंट की पावर जब एक होगी या किसी रिएक्टेंट में जब केवल पावर एक पाई जाएगी या कोटि उसकी एक हो जाएगी, तब उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अगला टॉपिक है आपका आज समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समाकलित वेग समीकरण यानी कि अब जो आपका आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण पाया है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आर बराबर आपका के एक्टिव मास ए की पावर 1, अब उसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है या उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो प्रथम कोटि, मान लो कि कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें आपका जो है रिएक्टेंट ए जो है वह चेंज हो रहा है आपके जो है उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक जो है आपके जब अभिक्रिया प्रारंभिक होती है यानी प्रारंभ या शुरुआत करते हैं, और एक जो अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे तो इनिशियल स्टेट पर या प्रारंभिक अवस्था में अगर मान लो कि हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो है वह ए लेते हैं, तो उत्पाद की क्वांटिटी कितनी होती है, 0 होती है। उत्पाद या प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होती है, 0 होती है। अगर आपके क्या है कि यहाँ पर कुछ समय के पश्चात यानी टी समय के पश्चात अगर आपका प्रोडक्ट जो है वह अभिक्रिया चलने के साथ यक्स बनता है, तो बची हुई रिएक्टेंट या बचे हुए आपके पदार्थ की मात्रा या अभिकारी पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी, ए माइनस यक्स। क्यों? क्योंकि ए जो था वह प्रारंभ में था,
जब बाद में अभिक्रिया चली यक्स बन गया तो ए में से आपका क्या हो गया, यक्स घट गया। यानी कि यह आपका जो आपका प्रोडक्ट है या जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बना, ये लास्ट में बना, ये प्रारंभिक मात्रा आपके रिएक्टेंट की और ये आपके अंतिम मात्रा रिएक्टेंट की आपको मिल गई। तो यहाँ से अब हम इस समीकरण को जो है क्या करेंगे कि इसे समीकरण में रख करके इंटीग्रेशन करना चालू करेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा कि वेग बराबर या आपके जो है अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग चूंकि हमने पहले ही आपको बताया कि हम कौन सा वेग यूज करते हैं, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट यूज करते हैं, तो RINS। तो यहाँ पे इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए के लिए माइनस डी एक्टिव मास ए अपॉन dt इक्वल टू माइनस, समझ में आ रही बात, ये आपका क्या हो गया कि ए प्रोडक्ट के लिए माइनस, चूंकि आपका क्या हो जाएगा रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे घटेगा इसलिए माइनस साइन, तो माइनस स्मॉल डी एक्टिव मास ए अपॉन dt। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dx अपॉन dt के, क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ही सूक्ष्म है इसलिए यहाँ पे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बची हुई मात्रा a माइनस यक्स के, यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है वह क्या है, वह समानुपाती है किसके, जो है वह समानुपाती है आपके यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है सांद्रता, तो आपके जो है पदार्थ की बची हुई सांद्रता के डायरेक्टली समानुपाती है। अब इसी को जब हम आगे लिखेंगे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं कि माइनस dx अपॉन dt इक्वल टू आपका क्या है, प्रोपोर्शनल हटा करके हमने एक कांस्टेंट लिया, तो जब कांस्टेंट लिया तो क्या हो गया, माइनस dx अपॉन dt इक्वल टू आपका कांस्टेंट के इंटू आपका विद इन ब्रैकेट या ब्रैकेट के अंदर जो है a माइनस यक्स के। अब जब a माइनस यक्स आ गया तो यहाँ पे फिर इसको जब हम हल करने की क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर से ही माइनस dx अपान यहाँ तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस dx अपान a माइनस यक्स इक्वल टू आपका स्थिरांक के इंटू dt के, इंटू आपका क्या हो गया dt के। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक समीकरण जो है समीकरण नंबर 1 मिल गया। जब अब इसी को और थोड़ा सा आगे हम देखेंगे तो आगे देखने पे आपका क्या होगा कि कहा जा रहा है समीकरण 1 का समाकलन करने पर, यानी अभी आपने जो पाया कि dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू आपका जो है k इंटू dt के, तो इसी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो समाकलन करने पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिया गया, या तो इंटीग्रेशन करने पर आपका क्या हो गया कि dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन साइन के इंटू dt के। तो जब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन का दोनों तरफ से मार्क जो है हटाएंगे, तो मार्क हटाने पर आपका क्या हो जाएगा कि d भी यहाँ से आपके जो है हट जाएंगे, क्योंकि इसकी यह बहुत सूक्ष्म मात्रा को शो करने की क्रिया कर रहा है। और साथ साथ आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे ही यह हटेगा तो मैथमेटिक्स का रूल है, तो वहाँ पे आपका क्या है नेचुरल लॉग लिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया माइनस नेचुरल लॉग LN जिसको हम कह सकते हैं माइनस LN या नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, क्योंकि dx का मान जो है वह बहुत ही क्या है सूक्ष्म है, इक्वल टू आपका kt, यानी d यहाँ से हटा दिया गया, आपके जो है इंटीग्रेशन करके d यहाँ से हटा दिया गया, तो kt प्लस आपका क्या हो गया c के, प्लस आपका क्या हो गया c के। तो c आपका क्या है, c जो है एक आपका समाकलन स्थिरांक है, यानी कि c बराबर आपका जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल गया आपको। तो इसको हम क्या कहते हैं समीकरण 2 कहेंगे। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसके पश्चात आपका क्या है कि यदि मान लो कि समय जो है वह आपका क्या है, समय जो है समय t इक्वल टू आपका 0 है, तो जब समय आपका t जो है वह 0 है तो यहाँ पे x बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब समय 0 है तो इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया जो है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, और प्रारंभिक अवस्था में होने पर आपका क्या हो जाएगा कि
उस समय आपके प्रोडक्ट की मात्रा जो है वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि t बराबर 0 तो x बराबर भी 0। तो इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था आपका, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आपका c के। तो हमने क्या किया, जब अब यहाँ से आप फिर से देख लीजिए कि ये आपका दूसरा समीकरण था। अब दूसरे समीकरण में हम t0 रखते हैं और x बराबर 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बचेगा आपका नेचुरल लॉग, केवल आपका जब यहाँ पे x की जगह 0 कर देंगे तो यह a बच जाएगा, यानी नेचुरल लॉग आपका a हो जाएगा। और साथ साथ t को जब हम 0 कर देंगे तो इसका मान भी 0 हो जाएगा और क्या बच जाएगा, c, यानी कि आपका बचेगा माइनस नेचुरल लॉग a इक्वल टू आपका c के, माइनस नेचुरल लॉग a इक्वल टू आपका c के। तो समीकरण अब फिर पुनः क्या करेंगे, समीकरण 2 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या था, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस c के। तो के टी प्लस c में आपका क्या हो गया कि माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आपका नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग a के। c की जगह पे आपका क्या जो यहाँ मिला, c बराबर आपका माइनस नेचुरल लॉग a को, तो हम यहाँ पे ला करके क्या रख दिए, माइनस नेचुरल लॉग a के। तो के टी बराबर आपका क्या हो गया, अब इसको हम इस साइड पे लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या माइनस का साइन जो है प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो प्लस आपका नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स के। तो के टी बराबर आपका क्या हो गया, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स के। तो अब यहाँ पे फिर आपका क्या हो गया कि जब इसको हम इस टाइप से करते हैं तो चूंकि यह आपका क्या है, नेचुरल लॉग है, तो लॉग को बटे के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस को बटे के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है गणित के नियम से। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा के टी इक्वल टू आपका नेचुरल लॉग a अपान a माइनस एक्स के, यानी कि इस माइनस को हमने क्या कर दिया, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स को हमने इसको भिन्नात्मक रूप में चेंज कर लिया, या इसी को कह सकते हैं कांस्टेंट के बराबर आपका नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इंटू आपका जो यहाँ t था वो आकर के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब नेचुरल लॉग के स्थान पे अगर लॉग लिया जाता है, आगे देखेंगे, नेचुरल लॉग के स्थान पर अगर लॉग लेते हैं तो लॉग लेने पर 2.303 का हम क्या कर देते हैं, समीकरण में गुणा कर देते हैं और नेचुरल लॉग की जगह पे लॉग लिख दिया जाता है, नेचुरल लॉग की जगह पे लॉग लिख दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ऊपर का समीकरण के बराबर आपका लॉग अपान a माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2.303 अपान t के। तो ये 2.303 क्या है, हमने बताया कि नेचुरल लॉग की जगह पे जब लॉग लिखा जाएगा तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इनके मान पर कोई भी आपको जो है अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से क्या मिल गया कि k इक्वल टू लॉग a अपान a माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2.303 अपान आपका t के। तो अब पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया 2.303 कहाँ से आ गया, नेचुरल लॉग की जगह पे लॉग लेने पर इतने का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यही अगर आपका t जो है हम ले करके यहाँ पे जाएं तो k जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 अपान के मल्टीप्लाई लॉग a अपान a माइनस एक्स के। तो यही आपका जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, इसी समीकरण को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इंटीग्रेशन कहा जाता है या समाकलन कहा जाता है। अगला टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक है आपका अभिक्रिया वेग की इकाई, यानी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग की इकाई ज्ञात करने में आपका क्या है कि पहली चीज, ये तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
किसी भी परीक्षा में प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया या तृतीय कोटि की अपक्रिया में से कोई एक अपक्रिया के लिए जो है यूनिट पूछी जाती है, तो उसको हम इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अपक्रिया का वेग बराबर R इक्वल टू आपका K इंटू एक्टिव मास A की पावर X इंटू एक्टिव मास B की पावर Y। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, या K बराबर आपका रेट के लिए आप जानते हैं रेट या वेग है, तो K बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेग बटे A एक्टिव मास A की पावर X इंटू B की पावर Y। अब वेग बराबर आपका क्या होता है, वेग बराबर आपने पढ़ा था वहां पर अभिक्रिया वेग की परिभाषा में कि सांद्रता परिवर्तन की दर बटे लगा समय या समयांतराल। तो ये वेग बराबर क्या हो गया, वेग बराबर हो गया सांद्रता बटे समय के, और उसके पश्चात आपका क्या हो गया कि गुणे आपका, चूंकि वेग बटे सांद्रता बटे समय है तो समय नीचे आ जाएगा, तो समय गुणे आपका ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट की सांद्रताएं हैं। तो सांद्रता की पावर आपकी क्या हो गई, यन का मतलब x और y से है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि एक्टिव मास A बराबर एक्टिव मास B, यानी कि जो आपकी सांद्रता है वह A और B की क्या है, बराबर होगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर। अब इसी समीकरण से हम लोग आगे हल करेंगे कि जैसे आपका क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की यूनिट आपको ज्ञात करना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की यूनिट के लिए आपका क्या हो जाएगा, सांद्रता। सांद्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर से या मोल लीटर इनवर्स से। समय आपका क्या है, समय यस है, गुणे आपका 1 बटे सांद्रता। सांद्रता आपका मोल लीटर इनवर्स, और यन के स्थान पे आपका क्या है, 0। क्यों 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन में सांद्रता की जो घात होती है वह कितनी होती है, 0 होती है। तो सांद्रता की जगह मोल प्रति लीटर इनवर्स हो गया, इसकी घात यन की जगह पे 0। तो अब आपके क्या हो गए कि जब इसकी घात 0 हो जाती है तो 0 घात होने पर क्या होता है, 0 घात होने पर उस आपके जो है ब्रैकेट के अंदर के जो आपके लिखी गई संख्याएं या मात्राएं होती हैं उसका मान जो होता है वह 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। तो जब 1 हो जाता है तो ऊपर का ऊपर से गुणा तो कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और नीचे का नीचे 1 के साथ गुणा तो क्या हो जाएगा, यस। तो यस को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस इनवर्स। तो इस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो यूनिट होगी वह मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के रूप में होगी। ये हो गया आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया की यूनिट। 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो गई। दूसरा है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मोल। अब फिर वही सांद्रता से ही चलेंगे, सांद्रता बटे समय। तो सांद्रता मोल लीटर इनवर्स, समय के लिए यस, गुणे आपका 1 बटे मोल लीटर इनवर्स की पावर 1। पावर 1 क्यों की गई, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपकी जो पावर होती है सांद्रता की, वह घात कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से 1 पावर के कारण इसके मान पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यह भी मोल लीटर इनवर्स रहेगा, ऊपर भी मोल लीटर इनवर्स है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 1 बचेगा, नीचे यस बचेगा, यस को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, यस इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है वह कितनी होती है, वह होती है यस इनवर्स। इसके पश्चात आपका दूसरा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की यूनिट। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हमको ज्ञात करना है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट के लिए आपका क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स अपान यस, मोल लीटर इनवर्स अपान यस मल्टीप्लाई 1 अपान मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। पावर 2 क्यों हो गई, क्योंकि हमने बताया ना कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जो सांद्रता की घात होगी वह कितनी हो जाएगी, 2। तो जब सांद्रता की घात 2 हो जाएगी तो ऊपर वाले से इसकी घात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नीचे आपका क्या बच जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ नीचे बच जाएगा यस। तो यस को ऊपर ले जाएंगे तो यस इनवर्स, और उसके बाद मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स, और लीटर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस यानी यल।
तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका इनवर्स यस इनवर्स लीटर मोल इनवर्स, या इसी को हम कह सकते हैं लीटर मोल इनवर्स यस इनवर्स। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि इनका मान जो है वह लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स के रूप में मिल गया, किसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब अगला टॉपिक आपका है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा, किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। कहने का मतलब कि कोई अभिक्रिया संतुलित अवस्था में जब पाई जा रही है तो उसके प्रारंभिक पद में, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने तक कई पद उसमें बनते हैं, तो प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स की जो आपकी संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा और आगे आप समझेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। मॉलिक्यूलरिटी को अगर हम बेस बनाएं तो उस बेस पर आपका क्या होगा कि रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो चलते हैं वे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, एक अणुक अभिक्रिया यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक अणुक अभिक्रिया में आपके क्या हो गए कि इसमें एक ही अभिकारक अणु होता है, यानी कि जो आपके यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं उसमें जो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या जो होती है वह 1 पाई जाती है। जैसे अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया गया तो हीट करने पर आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन गैस बन गई और जल बन गया। तो यहाँ पे आपके ये रिएक्टेंट हो गए, ये आपके प्रोडक्ट हो गए। तो अभिक्रिया में आपके अभिकारक या रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या कितनी दिखाई पड़ रही है, 1। तो इस प्रकार से चूंकि एक अभिकारक है इसलिए यहाँ आपका क्या हो गया, एक अणुक अभिक्रिया या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा है आपका द्वि अणुक अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपके क्या हो गए, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपके जो है रिएक्टेंट के अणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी पाई जाती है, 2। रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। जैसे देखो इसमें 2HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, 2। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया गया तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयोडीन गैस बन रही है। तो चूंकि ये अलग अलग आपके जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो मूल संख्या है वह कितनी है, वह है 2। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि 2 अणु इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। तीसरा है आपका त्रिअणुक अभिक्रिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिअणुक अभिक्रिया या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपके क्या होते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, उसमें 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक ही प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अणुओं के भाग लेते हैं। तो जैसे देखो इसमें आपके क्या हो गए कि इसमें आपको मिल गया कि 2FeCl3 यानी कि आपका जो है यहाँ पे फेरिक क्लोराइड और साथ आपका जो है स्टेनस क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्शन करके फेरस क्लोराइड और साथ साथ स्टेनिक क्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपके जो है फेरिक क्लोराइड के अणुओं की संख्या कितनी है, 2 और स्टेनस क्लोराइड के अणुओं की संख्या है 1। तो टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2, 1, 3। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, 3 अणु जो हैं यहाँ पर भाग ले रहे हैं रिएक्टेंट के रूप में। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे या त्रिअणु का अभिक्रिया कहेंगे। तो आज का टॉपिक जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। कल आपका टॉपिक जो है थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर से, उसे आपको बता करके
एक दो आपके जो भी आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको बताया जाएगा और उसके पश्चात जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा।